नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वर्षों बाद कह लीजिए कि जलाया किसने नालंदा को, इस विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया। कहीं ये बातें आ रही हैं कि ब्राह्मणों ने इसको जलाया, कहीं ये बातें आ रही हैं कि खिलजी ने जलाया, मुसलमानों ने जलाया। क्या है सच्चाई? किसने जलाया नालंदा को और क्यों जलाया नालंदा को? यह एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर हम आज जानेंगे। अपने विद्वान, हमारे बिहार के महत्वपूर्ण इतिहासकार में से एक हैं प्रोफेसर फुलेश्वर सिंह, जिनका कई इतिहास की पुस्तकें भी हैं, इन्होंने लिखा है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और इसकी स्थापना काल से लेकर के अंत तक की स्टोरी देखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। सर, रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप भी मीडिया में देखे होंगे कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से जो पुनरुद्धार हुआ है सरकार के द्वारा। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना इतिहास में शुरुआती दौर में कब और कैसे हुआ और इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? नालंदा पुराना विश्वविद्यालय और नालंदा नव बिहार, ये दोनों दो चीज है। अच्छा। नालंदा पुराना, जिसकी शुरुआत अशोक के समय से गौतम बुद्ध के 5 शिष्य में से एक थे सारीपुत्र जी। अभी भी नालंदा के दक्षिण पश्चिम में एक गांव है सारी गांव, अभी भी उसका नाम है जी। तो वो वहीं जन्मे थे और उन्हीं के मरने के बाद अशोक ने उनके अस्थि अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण किया था जी। उसी समय से वो सारी गांव के बगल का जो स्तूप था वो बौद्ध जो उपासक लोग थे उनके लिए एक पवित्र स्थान बन गया जी। तो प्रायः जहाँ बौद्ध स्तूप होते हैं उसके पास सटा हुआ विहार होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक लोग रहते हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं जी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो मुख्य रूप से ख्याति में आया वह कनिष्क के समय में, क्योंकि उस समय ढेर सारे ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अंगीकार करने लगे थे। अच्छा। उसमें से एक सबसे प्रख्यात नाम है नागार्जुन का जी। उनकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र। उसके बाद से न सिर्फ बौद्धिस्ट लोग बल्कि ब्राह्मण लोग भी बौद्ध धर्म दर्शन के प्रति आकृष्ट होकर के उसका अध्ययन अध्यापन करने लगे। यहीं से नालंदा, पुराना नालंदा बिहार की शुरुआत होती है। इस पुराने नालंदा महाविहार के विस्तारीकरण, जिसका अवशेष अभी नालंदा में पुराने जो बिहार का अवशेष है उसमें विद्यमान है, इसको बनाने का श्रेय हम लोग हुएनसांग के यात्रा विवरण से जानते हैं, जिसमें लिखा है कि कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने, वहाँ कुमार गुप्त नाम नहीं है, सिर्फ उसका नाम है महेंद्रादित्य, और वही राजा क्या कहते हैं महेंद्रादित्य के नाम से प्रख्यात था, लेकिन उसका सही नाम था कुमार गुप्त। तो उसी राजा ने वहाँ माने क्या कहते हैं 200 गांव उस महाविहार के संचालन के लिए दिया था। और जो वहाँ हम देखते हैं पुराना अवशेष वो उसी के समय में बनाया गया था। हुएनसांग आते हैं 7वीं शताब्दी में। उस समय वो काफ़ी ऊंचा हो चुका था। हुएनसांग लिखता है कि नालंदा के ऊपरी छत से बादल को छुआ जा सकता है, इतनी ऊंची वह भवन रही होगी जो अब तो ध्वस्त हो गया है, फिर भी अभी 70-75 फीट ऊंचाई पर
है वो विद्यमान है। अच्छा। अब आइए नालंदा के अवशेष के बाद, जी और नालंदा में जितने चीनी यात्री या क्या कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लोग, यानी दूसरे दूसरे देश से भी लोग आते थे, लोग आ रहे थे, जी। बोला ना। और यह एक तरह से एशियाई शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जी जी। इसको श्रेय करने का श्रेय खास करके हर्षवर्धन के समय में है। जी। उसने भी इसको काफी दान दे करके इस क्या कहते हैं विश्वविद्यालय को उसने आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा की प्रणाली थी जी। वो ब्राह्मण धर्म के शिक्षा की प्रणाली से अलग थी। अच्छा। जो लोग बौद्ध धर्म को उपासक लोग अंगीकार करते थे जी। उसमें दोनों प्रकार के लोग थे। एक तो बौद्ध भिक्षुक बन जाते थे जी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद, और एक उपासक होते थे कि शिक्षा प्राप्त करके फिर अपने गारहस्थ जीवन में लौट आते। तो ऐसे लौटने वाले और भिक्षु जीवन जीने वाले चीन के भी लोग थे, मध्य एशिया के लोग, भारत के तो थे ही, इधर दक्षिण पूर्व एशिया के जितने छोटे छोटे द्वीप थे वहाँ से भी लोग आते थे। सबसे अधिक जावा का लोग और कंबोडिया का लोग, ये क्या कहते हैं, नालंदा महाविहार के यहाँ पहुँचते थे जी। हाँ, यहाँ आते जी। अब नालंदा शब्द की जो व्याख्या है जी, यह शब्द है ना अहम दा। अच्छा। ना अहम दा, मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा। यानी वहाँ जो कोई भी लोग आते थे जी। वहाँ का किस्सा है कि एक तालाब था जी। उस तालाब में कमल के फूल थे जी। उस पर एक सर्प बैठा रहता था। अच्छा। और जो कोई वहाँ आकर के कुछ भी मांगता था जी। तो वह सर्प माने तालाब के किनारे आकर के वो संपत्ति रख देता था। वो उसी से हुआ कि ना अच्छा। नालंदा वहीं से उत्पन्न हुआ। यानी यह दान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जी। दान यहाँ आता था और यहाँ से लोग दान ग्रहण भी करते थे। जी। दोनों परंपरा थी। और इसी का परिणाम था कि नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ और उसकी ख्याति पूरे एशिया में हो। जी। अब इसका जो मुख्य विषय है जी। इसमें भाषा की भी पढ़ाई थी, व्याकरण की, पाली और संस्कृत दोनों की पढ़ाई थी, जी, है ना। उसके बाद इसके न्याय शास्त्र के अलग था, दर्शन का अलग था, और साहित्यिक क्या कहते हैं वो दर्शन का था। और उसके बाद सबसे अधिक यहाँ न्याय पर, जी, बोल है ना, जजमेंट और जी। जूरिस्प्रूडेंस पर अधिक पढ़ाई होती थी। जी। क्योंकि उस समय राजतंत्र था और राजा समझता था कि मेरे मुंह से जो निकल गया यही न्याय। जी। बौद्ध धर्म ने इसका खंडन किया, कहा न्याय जो तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा वो न्याय नहीं। न्याय है कि अपराध को देखते हुए उसकी मात्रा में दंड। जी। न्याय की परिभाषा बौद्ध धर्म में यह दी गई थी। तो इसलिए ये सारे तरह के यहाँ शिक्षा होते थे और राजा लोग भी यहाँ आते थे और वो भी न्याय दर्शन के जानकारी प्राप्त करके अपने अपने देश लौट करके शासन करते थे। तो इस तरह एशियाई महाद्वीप में यह एक प्रख्यात शिक्षा का केंद्र बन गया। तो इतना बड़ा केंद्र होने के बाद लोगों में क्या, मतलब इस तरह की क्या कौन सी भावना जगी और किन लोगों में, किन वर्गों में ऐसी बात जगी कि इसको नष्ट कर दिया जाए? अब आइए इसका इतिहास आपको गौतम बुद्ध के समय से करना शुरू करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म से पितर पूजा को ले लिया और देव पूजा को नकार दिया। पितर जो पूजा हम लोगों के यहाँ होता है वो प्रत्येक हिंदुओं के घर में एक माने क्या कहते हैं पूजा गृह होता है और उसके कोना में एक पिंड होता है जिसको शीरा बाबा भी कहते हैं। अच्छा, समझे ना। पहले वो शीरा मामा थी, अब बाबा हो गया। अच्छा, मामा से बाबा। अच्छा, वाह, लेकिन ये तो बड़ी रोचक बात है। और लेकिन अभी भी देखिए उसको कहते हैं हम लोग शीरा बाबा, लेकिन अभी भी उस पर साड़ी ही चढ़ती,
अच्छा। धोती नहीं चढ़ता। ओ हाँ हाँ, साड़ी चढ़ता है। हाँ, जी जी, यही- शादी विवाह में। हाँ, यही इस बात का सबूत है जी। कि ये जो बाबा नहीं है, ये श्रेष्ठ मामा है। अच्छा। यानी ये बौद्धों ने नारी शक्ति को उसने वैदिक धर्म जी। से लेकर के उसको स्थापित किया। जी जी। तो इस तरह से गृहस्थ लोग जो थे जी। वो बौद्ध धर्म की ओर अधिक आकर्षित थे। अच्छा। अब उसमें बनिया भी थे, शिल्पी भी थे, गृहस्थ माने तो क्या कहते खतरा थे? किन लोगों को इससे था? इससे खतरा हो गया ब्राह्मणों को जी कि उनका एक बड़ा जो जजमान था जी बुझलन, ये उनसे छिन गया। जी जी इसलिए ब्राह्मण लोग बौद्धों के इस जी। पितर पूजा को वो लोग नकारने लगे और उसको मतलब सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मणों ने ही महसूस किया कि ये मेरे धर्म को नष्ट कर न देंगे। कहा, जी। क्योंकि उनका मानना था कि सब चीज देवता से प्राप्त होता। तो ये आग लगने वाली जो घटना है, इसमें क्या कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने ही नष्ट कराया या किया, खुद ही आग लगाया? क्या घटना, मामला क्या था उसमें? अब इसमें एक पुस्तक है, जी एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ बिहार, जी जायसवाल शोध संस्थान पटना से प्रकाशित है, जी DR पाटिल की। जी तो उसको अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ढेर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जी जिन अवशेषों से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय के जो 3 जी। बिल्डिंग थे, वो क्या नाम था उसका, तीनों का अलग अलग? जी। उसका नाम था रत्न सागर, जिसमें पुस्तकें थी। पुस्तकें थी, जी रत्नोदिधि जी। और रत्न रंजन। जी ये 3 बड़े, इसमें सब तारपत्र पर अच्छा। ग्रंथें लिखी हुई जी थी। उसमें बौद्ध साहित्य भी थे, ब्राह्मण साहित्य भी था, जी जिसका अध्ययन वहाँ के लोग करते थे। जी लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो कुल मिला करके जी ब्राह्मणों के देव पूजा जी। यज्ञ को ये लोग नकारते थे, ये बौद्ध धर्म के लोग। जी बौद्ध धर्म। जी। इससे क्या होता कि ब्राह्मणों के पास जो जजमान था वो जी। जजमानी छिन गया था। अच्छा। तो जजमान छिनने से इनकी जजमानिका घट गई, इनका अच्छा। आमदनी घट गया। जी। हाँ, इसलिए इन लोगों का बौद्ध धर्म से सबसे अधिक नफरत थी। जी इसी का परिणाम था कि ब्राह्मण लोग शास्त्र की पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अशोक के बाद जी। ये क्या कहते हैं, छात्र धर्म यानी योद्धा का, यानी शस्त्र धारण करने लगे। हाँ। जी, शास्त्र को छोड़कर शस्त्र धारण करने और इसी का परिणाम हुआ जी। कि पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने जी। अंतिम मौर्य राजा की हत्या करके जी। राज हड़प लिया। जी उसी समय से ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष जी। शुरू हो जाता। तो ये मुसलमानों के बारे में जो कहा जाता है, खिलजी के बारे में कहा जाता है, ये क्या है? अब आइए, हमारे देश में 712 से जी। क्या कहते हैं अरब के द्वारा भारत पर आक्रमण शुरू हुआ जी और 12वीं सदी में आकर के मोहम्मद गोरी जी के समय में आकर के यह बहुत विशाल रूप ले लेता। जी उसी में से बख्तियार खिलजी नाम का एक जी गोरी का सिपाह सालार बिहार पर आक्रमण किया जी और उसको ब्राह्मणों ने उसकाया कि यह राजा का महल है। जी और इसलिए बख्तियार खिलजी तो सिर्फ राजाओं पर आक्रमण करता था, यानी लूटपाट करने के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ- इसमें ये किया। जी लेकिन यहाँ तो मान के सिर्फ बौद्ध लोग थे, शिक्षक थे, छात्र थे, जी। तो उनकी हत्या उसके द्वारा हुआ और उसको आग लगवा दिया गया। अच्छा। इसके पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय में पाटिल जी के अनुसार एक बार आग लगा था ना, और उसके बाद ये दोनों अच्छा। माने ब्राह्मण और मुसलमान, मुसलमान, क्योंकि दोनों ईश्वर में विश्वास करते थे, जी इसलिए दोनों का दर्शन एक ही था जी और दोनों के मार्ग में ये बौद्ध बाधक था। जी इसलिए दोनों की सहमति से माने सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय में 1206 की पहले मिलन आग लगा करके इसको नष्ट कर दिया गया। कर दिया। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से ब्राह्मणों और मुसलमानों के द्वारा
नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया गया, उसे नष्ट किया गया। वो कालक्रम एक साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राह्मण और मुसलमान दोनों मिल करके और एक समय में आग लगाया, बल्कि ब्राह्मण पहले उसमें आग लगाए थे, उसके बाद फिर बख्तियार खिलजी ने उसको लूटपाट के उद्देश्य से वहां पहुंचकर और ब्राह्मणों की सह पर इस पूरे विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी।